जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। सो होप यू ऑल डूइंग प्रीटी वेल। आशा करता हूं आप सब बहुत ही मेहनत कर रहे हो, पूरी शिद्दत मेहनत से आप लोग लगे हुए हो। अगेन हम लोग जो स्पीडी का सेशन है वो स्टार्ट करते हैं और हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि आपको कुछ भी नया एग्जाम में नहीं दिखेगा व्हेन इट कम्स टू साइंस। आपको हर एक टॉपिक जहां से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, स्पेशली अगर मैं 68 बीपीएससी वाले के बारे में बात करूं, एक बार बस आप प्लेलिस्ट चेक करके जाना। ऐसे ऐसे कंसेप्ट जहां से डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं और आप छोड़ के आओगे, बट एक बार इस प्लेलिस्ट को कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद देखिए कि आपके अंदर क्या चेंज आता है। ठीक है, तो आज हम लोग स्पीडी का स्टार्ट कर रहे हैं। स्पीडी का हम यूट्यूब पे आएगा, बाकी जो आपका जीएस का है वो ऐप पे डालते रहेंगे। नीचे लिंक है। अगर आपका भी ड्रीम है कि इस बार मुझे दरोगा बनना है, एक बार आप ट्रस्ट ड्रीम डोज पे कीजिए। लेट मी टेल यू गाइस, आप कभी लाइफ में रिग्रेट नहीं करोगे। पेन पेपर लेके बैठिएगा और हम यहां आपको कहानी नहीं बताएंगे। ठीक है, एज ए स्टूडेंट भी आप मुझे अपने सामने देखो कि एक स्टूडेंट को किस तरीके से चीजें पढ़नी चाहिए। एक टीचर की तरीके से मैं बात नहीं कर रहा हूं। अगर मैं बात करता हूं आपका चंद्रमा का, तो मैं चंद्रमा का डिटेल नहीं बताऊंगा कि चंद्रमा के बारे में क्या है क्या नहीं। मैं ये बताऊंगा आपको कि चंद्रमा से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यही डिफरेंस होता है एक टीचर के सोचने में और एक स्टूडेंट के सोचने में। टीचर पूरा चंद्रमा का ज्ञान रखेगा, पर स्टूडेंट को 10 से 20 क्वेश्चन वैसे दिमाग में होने चाहिए जो आज तक चंद्रमा से पूछा गया है। हमें हिस्ट्री से इसका मतलब नहीं है, हमें इसके फैक्ट से मतलब है जो एग्जाम में पूछा गया है। तो इसमें आप डिफरेंस समझो। स्टार्ट करते हैं, पेन पेपर लेके बैठिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हम लोग पहला बात करते हैं, देखिए जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसका जो क्या पूछा गया है कि वस्तु का, जब भी कोई भी वस्तु चंद्रमा से, देखिए जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो क्या होगा, उसका भार बढ़ेगा या कमेगा। हमने बहुत ही अच्छे से आपको डिटेल में करवाया। देखिए यहां बात कर रहा है भार का, ना कि आपका द्रव्यमान का। अब दो चीज हमेशा आपको याद रखना है। जो आपका द्रव्यमान है, ठीक है, द्रव्यमान है वो कभी चेंज नहीं होता है। दैट मीन जो आपका मास है, ठीक है, मास कभी चेंज नहीं होगा, पहला क्वेश्चन। ठीक है, बट आपका जो वेट है, दैट मीन जो आपका भार है वो चेंज होगा। ठीक है, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि मास का क्या होता है, मास मतलब क्या, मास का यूनिट क्या होता है, केजी, याद रखिएगा। बट वेट मतलब भार का यूनिट क्या होता है, ये होता है आपका न्यूटन। ठीक है, न्यूटन होता है। तो याद रखिएगा हमेशा आपका जो भार है, ठीक है, जो भार है आपका वो चेंज होगा, डेट मीन्स वेट चेंज होगा, बट आपका जो मास है वो कभी चेंज नहीं होगा। मास का यूनिट क्या होता है, केजी, और वेट का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, डेट मीन्स भार का। और ये भार कैसे बनता है आप लोग समझो, जहां मैं बोल रहा हूं समझो वहां समझो। ठीक है, तो वेट मतलब क्या होता है, वेट मतलब होता है जब हम लोग द्रव्यमान में, ठीक है, आपका जी मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब गुरुत्वाकर्षण त्वरण, मतलब जी का वैल्यू मल्टीप्लाई कर देंगे, तब वो हमारा क्या बन जाता है, वो भार बन जाता है, वेट बन जाता है। मतलब अगर मास में ही अगर हम लोग जी का वैल्यू मल्टीप्लाई कर दे, जी का वैल्यू मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि हमारे अर्थ पे कितना है, 9.8 है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा आपका मास, क्या बन जाएगा आपका वेट बन जाएगा। मतलब द्रव्यमान किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका वेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या द्रव्यमान चेंज होगा अगर हम अर्थ से किसी वस्तु को मून में ले जाते हैं या मून से हम लोग अर्थ पे लाते हैं, तो जी नहीं चेंज होगा, क्योंकि द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता है, मास कभी चेंज नहीं होता है, और मास का यूनिट क्या होता है आपका केजी। दूसरा क्वेश्चन, क्या वेट चेंज होगा अगर हम लोग मून से अर्थ पे लाते हैं या अर्थ से मून पे ले जाते हैं, जी बिल्कुल चेंज होगा। क्यों चेंज होगा, क्योंकि जो हमारा वेट है, वेट में हमारा जी का वैल्यू इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है, जी का वैल्यू इंपॉर्टेंट होता है। अगर यहां जी, अर्थ पे अगर जी 60 है तो हमारा मून पे कितना हो जाएगा, 1/6 भाग हो जाएगा उसका। ठीक है, मतलब कितना हो जाएगा आपका, देखिए अगर यहां आपका 60 है अर्थ पे, तो मून पे कितना हो जाएगा, 1/6 इसका हो जाएगा, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। यहां 60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो वहां ये जी का वैल्यू का मैं बात कर रहा हूं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। समझ में आया? अब हम लोग ने यहां जल्दी से बात करेंगे। अब अगर मैं पूछूं कि जो मून से अर्थ पे लाइट आने में कितना टाइम लगता है, तो क्या बोलोगे, 1.3 सेकेंड लगता है। कितना लगता है, 1.3 सेकेंड लगता है मून से अर्थ पे आने के लिए। दूसरा क्वेश्चन, सन से अर्थ पे आने के लिए 500 सेकेंड। तो अगर आपको पूछेगा कि मून से अर्थ पे आने के लिए कितना टाइम लगता है, तो 1.3 सेकेंड उसका लाइट का। बट अगर अर्थ का आपका सन से अर्थ पे आने के लिए कितना लगता है,
तो 500 सेकेंड। ये क्वेश्चन 2 यहां बने हैं, इसको आपको याद रखना है। उसके बाद एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ध्यान से समझना, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। क्वेश्चंस में इसी लाइन को लिखा होगा कि सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, ये कहां आता है? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी तो आपको याद रखना है, ये चंद्रमा पे आता है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बोलूं, आपको पूछा जाएगा कि जो पलायन वेग होता है, जो एस्केप वेलोसिटी होता है, वो अर्थ पे कितना होता है? सबको पता है 11.2, ठीक है। बहुत लोग को यही पता नहीं रहता है, ठीक है। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, किलोमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड क्या होता है आपका? अर्थ पे है एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग। और मून पे कितना है जल्दी से बताइए? तो 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये भी चीज आपको याद रखना है कि जो अर्थ पे कितना है तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, और मून पे कितना है तो आपको 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड। जो भी लिख रहा हूं एग्जाम्स में आए हुए, ऐसा कुछ नहीं मैं बताऊंगा जो एग्जाम में नहीं आया हुआ है, ठीक है। तो 2.38 कितना है? इसका पलायन वेग है, ठीक है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहां आता है? मून पे आता है। मून से अर्थ पे आने के लिए कितना टाइम लगता है उसके लाइट को आने के लिए? तो 1.3 सेकेंड। वही सन से अर्थ पे आने के लिए कितना टाइम लगता है? तो 500 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको याद रखना है मून से। मून एक ही ऐसा हमारा उपग्रह है जो नेचुरल है, दैट मींस नेचुरल, अगर सैटेलाइट अगर कोई है हमारा, ठीक है, प्राकृतिक हमारा उपग्रह है अगर हमारा कोई, तो वो कौन है? हमारा चंदा मामा है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और पूछा गया था, जो आपका मून है, क्या मून एक ल्यूमिनस बॉडी है? जी नहीं, मून एक ल्यूमिनस बॉडी नहीं है। ल्यूमिनस बॉडी मतलब क्या होता है? जिसका खुद का एनर्जी हो, जो खुद लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे कि सन। सन क्या एक आपका ल्यूमिनस बॉडी है? जी हां, क्योंकि वो अपना एनर्जी खुद बनाता है आपका न्यूक्लियर फ्यूजन से, ठीक है, संलयन से। तो बट जो आपका मून है वो एक ल्यूमिनस बॉडी नहीं है। याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाए क्या ये ल्यूमिनस बॉडी है, बहुत सारा आपको घुमाएगा, सिंपल वर्ड याद रखना, ये ल्यूमिनस बॉडी नहीं है। साथ में आपको एक फैक्ट और याद रखना है। क्या याद रखोगे? कि जो मून जो है, इसका जो लाइट आता है बेसिकली, वो किसका लाइट हमें रिफ्लेक्ट कर देता है? तो याद रखिएगा, ये सन का लाइट ही मून पे आता है और वही मून हमें वापस रिफ्लेक्ट कर देता है। इतने क्वेश्चंस बनते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपको याद रखना है क्या, कि अगर मैं बोलूं, क्या मैं बोलूं कि चंद्र ग्रहण क्या है, ठीक है। एक होता है आपका सोलर इक्लिप्स, इसको जल्दी से समझ लो। एक होता है सोलर इक्लिप्स और एक होता है आपका लूनर इक्लिप्स, ठीक है। मतलब एक होता है आपका सूर्य ग्रहण, एक होता है चंद्र ग्रहण। अब ध्यान से समझ लेना, ठीक है। देखो, सन जो है हमेशा फिक्स रहेगा, सन कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको पूछे कि सोलर इक्लिप्स हो गया, सोलर इक्लिप्स मतलब क्या? मतलब चंद्र ग्रहण मतलब क्या? अर्थ यहां है, अर्थ यहां है हमारा प्यारा धरती, और बीच में आपका क्या आ गया? आपका मून आ गया, ठीक है। तो ये होता है आपका सोलर इक्लिप्स। मतलब जब भी चंद्र ग्रहण का हम लोग बात करेंगे, वो क्या होगा? उसमें अर्थ बीच में आ जाएगा। बट हम लोग जब भी सूर्य ग्रहण का बात करेंगे, सोलर इक्लिप्स का बात करेंगे, उसमें मून बीच में आ जाएगा। तो जब भी मैं बोलूं सोलर इक्लिप्स मतलब आपका सूर्य ग्रहण, तो सन तो यहीं रहेगा, मून बीच में आ जाएगा और अर्थ आपके यहां होगा। मतलब जब भी मून क्या होगा? सन और अर्थ के बीच में आ जाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे सोलर इक्लिप्स, उसको हम लोग बोलेंगे सूर्य ग्रहण। और जस्ट इसका उल्टा क्या होगा? जब हमारा अर्थ जो है, ठीक है, जब हमारा अर्थ ये देखिए हमारा अर्थ, जब हमारा अर्थ मतलब धरती सन और मून के बीच में आ जाएगा, तब इसको हम लोग बोलते हैं लूनर इक्लिप्स, जिसको हम लोग बोलते हैं चंद्र ग्रहण। इसको याद रखने का सिंपल सा एक फंडा है। लूनर मतलब होते हैं लड़की, ठीक है, और लड़कियां कहां रहती है? एल फॉर लड़की, एल फॉर लूनर। तो लड़की लोग कहां रहती है? अर्थ पे रहती है। तो अर्थ एल फॉर लड़की, एल फॉर लूनर, बस इतना याद रखना है। तो एल फॉर लड़की याद रखोगे, एल फॉर लूनर याद रखोगे। तो लड़की लोग कहां रहती है? अर्थ पे रहती है। तो जब अर्थ बीच में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो आपका लूनर इक्लिप्स हो जाएगा, मतलब वो चंद्र ग्रहण हो जाएगा। बस याद रखना। बस यहां हमने ये क्या बात किया है? चंदा मामा का बात किया। तो चंदा मामा अगर बीच में आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? अर्थ और सन के बीच में, तो आपका सोलर इक्लिप्स हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, इतना चीज आपको यहां से याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आता है जी की इकाई, जी की इकाई, ठीक है। यहां देखो ये जी का इकाई बोला है, डेट मींस क्या? ये कैपिटल जी है। दो तरीके का जी मैंने आपको समझा के रखा, कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, बस आपको समझना है, ठीक है। मैंने आपको समझाया कैपिटल जी होता है, एक होता है स्मॉल जी। तो कैपिटल जी को क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा। तो पहला क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाए कि जी का इकाई क्या होता है, तो आपको याद रखना है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर।
जल्दी से इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तभी आप पूरा कर पाओगे। देखो जी जो निकलता है, न्यूटन ने बोला था कि दुनिया में हर एक वस्तु दूसरे वस्तु को अट्रैक्ट करता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जिसको बोला जाता है। न्यूटन ने क्या बोला, जिसको इस तरीके से दिया, एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, ठीक है, नीचे दिया आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये क्या बताता है कि इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में हर एक बॉडी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करता है, और वो दिया गया था F इक्वल टू, मतलब वो जो अट्रैक्ट करने वाला जो फोर्स है वो दिया जाता है G m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये दो बॉडी है, एक दो, नीचे आपका इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हो गया उसको हम लोग आर स्क्वायर बोलते हैं, और ये हो गया हमारा G। तो ये जो G है ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, पहला तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है जिसको न्यूटन ने दिया था। दूसरा जो ये जो G है जो कि कभी चेंज नहीं होता है, तो जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सबसे पहले इसका पूछा जाता है यूनिट क्या है, तो यूनिट याद रखिएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। बहुत इजी है, याद करने की जरूरत नहीं, जब इसको आप सॉल्व करोगे तभी भी आपका आ जाएगा, ठीक है। अभी नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, पहला क्वेश्चन ये आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन आपको याद रखना है, जी का वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा, चाहे हम अर्थ पे लेके आए, चाहे मून पे लेके जाए, चाहे सैटर्न पे लेके जाए, चाहे नेपच्यून पे लेके जाए, जी का वैल्यू चेंज नहीं होगा। याद रखना है, क्वेश्चन आपको घुमाएगा, ठीक है। तो जी का वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा। दूसरा, ये तो हो गया मेरा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल। एक छोटा जी होता है जिसका वैल्यू हम लोग अर्थ पे कितना लेते हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो वैल्यू होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण त्वरण जिसको आप लोग बोलते हो, ठीक है, इसका वैल्यू चेंज होगा। अर्थ पे कुछ और है, मून पे कुछ और होगा, और कहीं जगह जाएंगे तो और होगा, तो इसका वैल्यू हमेशा चेंज होगा, बट इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो पूछा जाएगा, यही चीज आपको स्टेटमेंट में बना के दिए रहते हैं, ठीक है। तो याद रखना यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कभी चेंज नहीं होगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, इसका यूनिट क्या होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला कहाँ है, कहाँ से निकल के आता है, तो F इक्वल टू G m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। चौथा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन आपको पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि जो इसका जो G का वैल्यू है वो कितना है। ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, इसको याद रखना कि इसका जो G का वैल्यू होता है 6.6 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो यही हमें पूछा हुआ था कि इसका यूनिट क्या है, तो यह है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और इसका वैल्यू कितना होता है, तो 6.6 इंटू 10⁻11 हमेशा कांस्टेंट रहेगा, पर जी स्मॉल वाला चेंज होगा। इतना आप यहां से याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, देखिए, जब भी हम साइंस के क्वेश्चंस करवाएंगे, आप एग्जाम में जब बैठोगे, जब ड्रीम डोज के वीडियो सब कंप्लीट कर लोगे, आप इतना कॉन्फिडेंट होगा कि ठीक है कुछ भी क्वेश्चंस आ जाए, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए, इतना तो समझ लेके मैं जा रहा हूं कि क्वेश्चंस अगर बहुत डिफिकल्ट आ गए तो मैं क्वेश्चन एलिमिनेट कर लूं के आंसर निकाल लूंगा। एक वस्तु का वजन सबसे अधिक कहां देखा जाता है, इसको मैंने आपको क्या समझाया था, क्या समझाया था, मैंने ये समझाया था कि सबसे ज्यादा कहां देखा जाएगा। मैंने आपको ये फॉर्मूला समझाया था। ये फॉर्मूला क्या बताता है, ये स्मॉल जी। देखिए वस्तु का वजन, वजन मतलब वेट का बात कर रहा है। वेट मतलब क्या होता है, उसका द्रव्यमान इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब स्मॉल जी। तो आपको पता है द्रव्यमान तो फिक्स रहता है, पर जी जो है ये चेंज होता है, और जी जो होगा, ठीक है, जी जो होगा सबसे ज्यादा कहां होगा, आपका पोल पे होगा। क्यों, क्योंकि जी का मैंने वैल्यू आपको समझाया था, जी इक्वल टू होता है GM डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है, नीचे लिंक होगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए तो जी का वैल्यू होता है GM बाय आर स्क्वायर। तो अब जो जी है, जी को अगर मैक्सिमम होना है तो आर को क्या होना पड़ेगा, सबसे कम होना पड़ेगा, और आर का वैल्यू सबसे कम कहां होगा, पोल पे होगा। पोल पे क्यों होगा, क्योंकि आर जो है बेसिकली रेडियस है, ठीक है, त्रिज्या है किसका, अर्थ का, और अर्थ का त्रिज्या सबसे कम कहां होगा, आपका पोल पे होगा। कंसेप्ट भी साथ में लेते हुए चलना है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला याद रखोगे, जी का वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू जी इक्वल टू GM बाय आर स्क्वायर। तो जी का जो वैल्यू होगा सबसे कम कहां होगा, पोल पे होगा। सबसे जी का वैल्यू सबसे ज्यादा कहां होगा, पोल पे होगा, ठीक है, मतलब ध्रुव पे होगा। और सबसे कम कहां होगा, आपका आर का वैल्यू सबसे ज्यादा कहां होगा, इसका कहां होगा, भूमध्य रेखा पे। तो जी का वैल्यू सबसे कम कहां होगा, आपका भूमध्य रेखा, दैट मींस इक्वेटर पे होगा, ठीक है। इसीलिए कोई भी सामान आप यहां खरीद सकते हो, फिर वहां जाके आप बेच सकते हो, तो ध्रुव पे होगा, याद रखना। अब जी का वैल्यू किसके किसके पे डिपेंड कर रहा है, ये तो जी है, कैपिटल जी है, तो ये समझ में आ गया। ये तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, मास पे डिपेंड करता है, तो याद रखना जी का वैल्यू किसके मास पे डिपेंड करेगा, अर्थ के मास पे डिपेंड करेगा, अपने मास पे डिपेंड नहीं करेगा जिसको वो खींच रहा है, याद रखना। और आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है। इतना चीज समझ में आ गया। आगे चलते हैं, ये कुछ फिजिक्स के क्वेश्चंस थे।
एकदम मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है, बेहतरीन। चलिए अब यहां आइए, देखिए एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आनुवांशिकता, दैट मीन्स जो हेरिडिटी होता है, ठीक है, सूचना का स्थानांतरण, स्थानांतरण मतलब ट्रांसफर पूरी किया जाता है। देखो जो भी इंग्लिश वाली ये बुक इंग्लिश में नहीं है और ना ही आपको कोई यूट्यूब पे इंग्लिश में करवाएगा, जो करवा रहे हैं वो हम करवा रहे हैं, तो ध्यान से समझ लीजिए। जो आपका हेरिडिटी जो होता है, ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है, आखिर वो किसके थ्रू जाता है? तो आपको पता है जो हेरिडिटी जो ट्रांसफर होता है वो किसके कारण होता है? तो वो होता है आपका डीएनए के द्वारा होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो भी आनुवांशिकता, जो हेरिडिटी, सूचना का स्थानांतरण, ट्रांसफर होता है, किससे होता है? डीएनए। अब शांतिपूर्वक बैठना है, कान खोल के रखना है। अब जो मैं बताने जा रहा हूं, सबसे पहला क्वेश्चन डीएनए, डीएनए का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या मैंने बोला? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें जो शर्करा होती है, दैट मीन जो शर्करा या शर्करा जिसको आप लोग बोलते हो, या इसमें शुगर, तो इसमें कौन सी शर्करा होती है, कौन सी शुगर होती है? तो क्या बोलोगे? पेंटोस होती है। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि डीएनए जो है, डीएनए का जो डिस्कवर्ड किसने किया था? अब यहां ध्यान से बोलना, मैं सिर्फ बोल रहा हूं डीएनए का डिस्कवर। तो डीएनए का जो डिस्कवर किया था वो क्या था? फेडरिक एंड मिस्चर ने किया था। किसने किया था? फेडरिक एंड मिस्चर। वर्ड पे आप ध्यान देना कि मैं क्या बोल रहा हूं। फेडरिक अगर स्पेलिंग गलत भी लिख लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट याद रखना जो मैं बोल रहा हूं, फेडरिक एंड मिस्चर ने किया था। चौथा क्वेश्चन हुआ। बट अगर बोले कि डीएनए का डिस्कवर किसने किया था, तो फेडरिक एंड मिस्चर ने किया था। बट अगर यही बोले कि डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल था, आपने पढ़ा होगा इस तरीके का जो डबल हेलिक्स मॉडल होता है, ठीक है, डबल हेलिक्स मॉडल, तो वहां लिखा होगा कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने डिस्कवर किया था? तो वाटसन एंड क्रिक ने किया था। फिर से डीएनए का डिस्कवर किसने किया? फेडरिक एंड मिस्चर ने किया। डीएनए का हेलिक्स मॉडल किसने किया? वाटसन एंड क्रिक ने किया। बट आरएनए का जो मॉडल होता है, आरएनए का जो हेलिक्स मॉडल होता है, उसको किसने किया था? तो वाटसन एंड अर्थर ने किया था। और डीएनए का वाटसन एंड क्रिक ने किया था, ठीक है। और इसमें शुगर कौन सा होता है, शर्करा कौन सा होता है? तो पेंटोज होता है। और इसका फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। याद रहेगा, याद रहेगा। चलिए अब एक और पूछा जाता है कि इसका बेसिक यूनिट क्या होता है, मतलब इसका सबसे बेसिक एकदम बोलते हैं ना, कार्यात्मक इकाई क्या होता है डीएनए का? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कार्यात्मक इकाई इसको बोला जाता है न्यूक्लियोटाइड। क्या याद रखोगे? न्यूक्लियोटाइड। अब जो मैं बता रहा हूं याद रखना, 4 इसमें क्षारीय होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजेनियस क्षारीय, मतलब नाइट्रोजेनियस बेस। अब यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा कि 4 जो इसमें नाइट्रोजेनियस बेस होता है, नाइट्रोजेनियस क्षारीय पदार्थ जो होता है वो क्या क्या होता है? तो एक याद रखोगे, क्या याद रखोगे? एडेनिन। दूसरा याद रखोगे थाइमिन। तीसरा याद रखोगे साइटोसिन। और चौथा याद रखोगे ग्यूनाइन। ये सब चीज आपको करवाया हुआ है, आपको बस दिमाग में सोचना है। 4 कौन सा नाइट्रोजेनियस बेस होता है? एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड ग्यूनिन। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और हमेशा याद रखना, जो हम लोग आरएनए का बात करेंगे तो आरएनए में क्या हो जाता था? थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाता था। यही क्वेश्चन आपको पूछा गया है और पूछा जाएगा कि डीएनए में कौन सा नाइट्रोजेनियस बेस है? तो एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड आपका ग्यूनाइन, ठीक है। एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड ग्यूनाइन। और आपका जो ये हो गया आपका डीएनए में। और आरएनए में क्या होता है? थाइमिन की जगह बस यूरेसिल आ जाएगा, बाकी एडेनिन, साइटोसिन एंड ग्यूनाइन ऐसे ही रहेगा, याद रखना, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं, इतना मेहनत कर रहा हूं तो आपको इतना तो फर्ज बनता है कि आप एक अच्छा सा कमेंट करो, ठीक है। कमेंट करोगे तभी तो पता चलेगा। चलिए उसके बाद यहां आ जाएगी, उच्च तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? जो हाई टेम्परेचर होता है, ठीक है, जो हाई टेम्परेचर किसके द्वारा नापा जाता है? तो पायरोमीटर के द्वारा नापा जाता है। ये चीज आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन अगर पूछेगा, जो आपका जो पौधा का जो बढ़ोतरी होता है, पौधा बढ़ रहा है, इसको क्या से नापा जाता है? तो आपको याद रखना है कैस्कोग्राफ। क्या से? पौधा का जो बढ़ोतरी है, पौधा जो बड़ा हो रहा है, उसको क्या से नापा जाता है? तो कैस्कोग्राफ। कैस्कोग्राफ का डिस्कवर किसने किया था? तो जगदीश चंद्र बसु ने। देखो 3 क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। सबसे पहले पौधा का जो बढ़ोतरी होता है उसको क्या से नापा जाता है? कौन सा इंस्ट्रूमेंट? तो कैस्कोग्राफ। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कैस्कोग्राफ का डिस्कवर किसने किया था? तो जगदीश चंद्र बसु ने किया था। और एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि किसने सबसे पहले यह बताया था कि पौधे के अंदर जान होता है? तो जगदीश चंद्र बसु का ही नाम याद रखना है, ठीक है। जगदीश चंद्र बसु का ही नाम है। अगर मैं थोड़ा सा कनेक्ट कर दूं इसको हिस्ट्री के साथ, तो अगर आपको पता हो कि जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, हमारे देश रत्न, ये जगदीश चंद्र बसु के अंदर भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो कैस्कोग्राफ याद रखिएगा। उसके बाद जो आपका
गैस का प्रेशर किससे नापते हैं? तो याद रखना जो गैस का दाब होता है वो किससे नापते हैं? तो हम लोग नापते हैं हिप्सोमीटर। क्या से नापते हैं? हिप्सोमीटर से नापते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और ईईजी किससे रिलेटेड है? अगर बोलूं ईईजी, इससे क्या चीज को नापा जाता है कि आपका सही से काम कर रहा है कि नहीं? तो याद रखना ईईजी से नापा जाता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, ईईजी। इससे आपका दिमाग जो सही से काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है, वो नापा जाता है। और ईसीजी से क्या नापा जाता है? ईसीजी, तो ईसीजी से नापा जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। यह है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, यह है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इससे आपका हार्ट सही रूप से काम कर रहा है। तो अगर आपका दिमाग सही रूप से काम कर रहा है कि नहीं, उसमें ईईजी यूज करते हैं और ईसीजी कब यूज करते हैं? जो आपका हार्ट से सही से काम कर रहा है कि नहीं। आप कैस्कोग्राफ याद रखोगे, हिप्सोमीटर याद रखोगे। अब देखो, गतिमान वस्तु में, जो भी गतिमान वस्तु, जो भी बॉडी अगर मोशन में है, ठीक है, मोशन में है, तो उसमें कौन सा एनर्जी होता है? तो वो होता है आपका गतिज ऊर्जा। है, सबको पता है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हमेशा याद रखना, हाफ mv²। ठीक है, m क्या है? यहाँ मास है, द्रव्यमान, और v क्या है इसका? यहाँ आपका वेलोसिटी है। ठीक है, वेग है आपका। एक चीज आप हमेशा याद रखना, जो पोटेंशियल एनर्जी पूछा जाता है, जो देखो देखो एक हमेशा चीज याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि जो हम लोग यांत्रिक ऊर्जा का बात करते हैं, ठीक है, आपका जेट मीन्स यांत्रिक मतलब होता है मैकेनिकल एनर्जी का जो हम लोग बात करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा का जो बात करते हैं, तो बेसिकली जो मैकेनिकल एनर्जी है, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा बेसिकली क्या है? तो याद रखना, जो पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम लोग बोलते हैं, सॉरी यहाँ आपका मैकेनिकल एनर्जी होगा। ठीक है, तो जो मैकेनिकल एनर्जी है बेसिकली, जो यांत्रिक ऊर्जा है बेसिकली किससे बना है? तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को जब आप ऐड कर दोगे, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को जब आप ऐड कर दोगे तब वो आपका बन जाएगा मैकेनिकल एनर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। वहीं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², और वहीं आपका पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, तो इसका होता है mgh। m क्या है? उसका मास है, द्रव्यमान। g क्या है? आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और हाइट होता है मतलब वो अपना पोजीशन से कितने अप डाउन हो रहा है, इसीलिए इसको पोजिशनल एनर्जी भी बोला जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो तीर जो आप खींचते हो उसमें कौन सा एनर्जी, इसे खींच के रखो तो कौन सा एनर्जी है उसमें? तो उसमें आपका पोटेंशियल एनर्जी है। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, इतना याद रखो। सबसे कठोर धातु होता है, तो आपको याद रखना है सबसे कठोर धातु, तो ये होता है आपका प्लेटिनियम। क्या होता है आपका सबसे कठोर धातु? प्लेटिनियम। इसका आपको याद रखना एटॉमिक नंबर कितना होता है? 78। और याद रखिएगा प्लेटिनियम एक ऐसा धातु है, ठीक है, जो एमलगम नहीं बनाती है, जो एमलगम नहीं बनाती है। तीन ऐसा, आयरन, प्लेटिनियम आपको याद रखना है, और टंगस्टन। तो आयरन, प्लेटिनियम एंड टंगस्टन ऐसे एलिमेंट है जो आपका क्या, जो आपका एमलगम नहीं बनाते। एमलगम मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें आपका मरकरी हो, पारा हो, और कोई एक और आपका मेटल हो सकता है या धातु आपका हो सकता है। तो ये ऐसे धातु हैं, आयरन, प्लेटिनियम और आपका टंगस्टन, जो एमलगम नहीं बनाएंगे, मतलब मरकरी के साथ, पारा के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। सब ये छपेगा, देखना। ठीक है, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो आपको सबको पता है, वो होता है दूरबीन, बाइनोकुलर। ठीक है, और पूछा जाएगा कि जो दूरबीन होता है उसमें किस तरीके का लेंस होता है? तो इसमें होता है आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, क्या होता है आपका इसमें? कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, अवतल उत्तल लेंस इसमें आपका होता है। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए चलिए अब यहां आ जाइए कि बैरोमीटर का क्या उपयोग है। ठीक है, तो बैरोमीटर का क्या होता है कि आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो नापने में क्या होता है, आपका बैरोमीटर यूज किया जाता है। अब जल्दी से इससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर मैं बोलूं कि बैरोमीटर का जो रीडिंग है, ठीक है, एकदम सडनली गिर गया, एकदम बैरोमीटर का रीडिंग सडनली गिर गया, मतलब क्या, इसका मतलब क्या दे रहा है? इसका मतलब आपका क्या, आंधी आने वाला है, स्टॉर्म आने वाला है। इसका मतलब, तो जैसे ही क्वेश्चन में लिखा होगा कि सडनली आपका बैरोमीटर का रीडिंग गिर गया, मतलब क्या, आंधी आने वाला है। दूसरा, अगर वो स्लोली गिर रहा है, एकदम स्लोली गिर रहा है, मतलब क्या होगा, आपका बारिश होने वाला है। और अगर वो स्लोली ऊपर उठ रहा है तो मतलब क्या, आपका दिन साफ होने वाला है। तो तीनों पॉइंट आपको याद रखना है। सडनली गिर गया तो मतलब क्या, आंधी आने वाला है। अगर धीरे धीरे गिर रहा है मतलब आपका बारिश होने वाला है। अगर धीरे धीरे उठ रहा है तो मतलब आपका जो दिन जो है एकदम साफ होने वाला है। ये चीज याद रखिएगा। और बैरोमीटर आप याद रखिएगा, यहाँ प्रेशर के बात किया तो प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, आपका फोर्स बाय एरिया होता है। अब जल्दी से मुझे बताइएगा, जो प्रेशर जो होता है क्या स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? मैं आप पे छोड़ता हूं। और याद रखिए प्रेशर को हम लोग बार
इसका यूनिट लिखते हैं, पास्कल लिखते हैं, ठीक है। ये सब किसका है? आपका प्रेशर दाब का यूनिट है। बट एक क्वेश्चन पूछा गया था 1 बार इक्वल टू कितना पास्कल होता है, तो याद रखना 10⁵ पास्कल होता है। ये चीज आपको अच्छे से याद है। जल का आयतन सबसे कम होता है, तो आपको याद रखना है 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे कम होता है। कितना? 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे कम होता है। आपको मैंने जल के बारे में एक चीज समझाया था, ठीक है, कि जल अगर मैं इस तरीके से अगर मैं ड्रॉ करूं, ठीक है, तो जो इसका जो डेंसिटी होता है, डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस तक डेंसिटी क्या होता है? बढ़ते जाता है। इस तरीके से बढ़ते जाता है। जैसे मैं यहाँ टेम्परेचर अगर मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, तो इसका डेंसिटी क्या होगा? 4 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। यहाँ मैं डेंसिटी लिख देता हूँ और यहाँ आपका टेम्परेचर लिख देता हूँ, ठीक है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, इसका क्या होगा कि डेंसिटी भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस तक। और उसके बाद फिर से क्या होगा? 4 डिग्री सेल्सियस के बाद ये नीचे आने लगेगा। तो आपका 4 डिग्री सेल्सियस तक आपका क्या होगा? डेंसिटी इंक्रीज होगा। मतलब आपका जो घनत्व है, जल का घनत्व मैक्सिमम कब होगा? 4 डिग्री सेल्सियस पे होगा। तो अगर डेंसिटी अगर मैक्सिमम है 4 डिग्री सेल्सियस पे, तो सिंपल सी बात है, आयतन क्या होगा? वहां सबसे कम होगा। क्यों? क्योंकि डेंसिटी इक्वल टू होता है आपका मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। अगर आपका डेंसिटी अगर मैक्सिमम करना है, मतलब वॉल्यूम हमको एकदम, आयतन हमें एकदम कम करना पड़ेगा। तो याद रखना 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम क्या होता है? आपका डेंसिटी होता है, और सबसे कम क्या होता है? आपका आयतन होता है। अब वाटर का बात चला, एक चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और याद रखना, ठीक है। ऐसा कौन सा डिग्री है, ठीक है, ऐसा कौन सा डिग्री सेल्सियस है, मतलब ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस का, ठीक है, जो तापमान है वो सेम होगा? तो याद रखना -40 डिग्री ये एक ऐसा पॉइंट है जब फ़ारेनहाइट और सेल्सियस डिग्री सेम हो जाता है। तो याद रखना -40 के लिए क्या होता है? अगर -40 डिग्री सेल्सियस बोलूं, ये इक्वल टू होगा -40 फ़ारेनहाइट के। तो -40 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू -40 फ़ारेनहाइट होता है। ये चीज आपको याद रखना है। -40 पे फ़ारेनहाइट स्केल और आपका सेल्सियस स्केल जो होता है सेम होता है। ये भी पॉइंट याद रखेगा। वाटर का अगर मैं बात करूं, सबसे ज्यादा पूछा जाएगा क्वेश्चन कि सबसे ज्यादा स्पेसिफिक हीट किसका होता है, ठीक है। स्पेसिफिक हीट किसका होता है, तो आपको क्या बोलोगे? जो स्पेसिफिक हीट सबसे ज्यादा होता है, विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है। तो विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज्यादा किसका होता है? तो आपको याद रखना है वाटर का होता है। इस विशिष्ट ऊष्मा में समझा चुका हूं। तो विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज्यादा किसका होता है? वाटर का होता है। वाटर का हाईएस्ट जो डेंसिटी होता है वो कहां होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। मतलब वहां सबसे कम उसका आयतन होगा। और याद रखिएगा, इसका जो आणविक भार होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है, वो 18 होता है। ये भी मैं आपको निकाल के समझा चुका है, 18U होता है। और याद रखिएगा, पूछा जाता है एमोनिया, तो एमोनिया एक ऐसा यौगिक है जो बहुत ही तुरंत आपका क्या हो जाएगा? जल में घुल जाएगा। एमोनिया बहुत ही इजीली सोल्यूबल होता है आपका किसमें? आपका वाटर में, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। और इस तरीके के वीडियो के लिए आपको बस कुछ नहीं करना है, एक प्यारा सा कमेंट करना है। बाकी आप बताना कि कैसा लगा आपको, और इसको थोड़ा और इंक्रीज करेंगे। बट ये है कि बस आप मेंटेन करके रखिए, ठीक है। और नीचे लिंक होगा, आप ज्वाइन हो जाइएगा। और वन मोर थिंग, जो जीएस वाला पोर्शन है, ठीक है, उसको हम ऐप पे कंटिन्यू कर देंगे। बाकी ये वीडियो जो है यूट्यूब पे भी आएगा ताकि सबको हेल्प हो पाए, ठीक है। बाकी इस बार बस इतना ही याद रखना है कि जान लगा दो या जाने दो, ठीक है। इस बार आपको वर्दी लेना है, और अगर आप बीपीएससी दे रहे हो तो दैट मीन्स आपका एम होना चाहिए DYSP। जय हिंद।